बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान में हर वक्त सियासी हैजान और गहमा गहमी कायम दायम रहती है और माशाल्लाह अगर सियासतदानों के माबैन कुछ हालात अच्छे हों या मामूल के मुताबिक हों तो फिर जज साहिबान सियासत करना शुरू कर देते हैं। और वैसे ये बदकिस्मती है, अगर किसी मुल्क की अदालतों में जज साहिबान सियासत कर रहे हों तो इंसाफ नहीं होता बल्कि सियासत ही की जाती है। और आज पाकिस्तान की अदालतों में आम पाकिस्तानी के लिए इंसाफ नापैद हो चुका है। इसी वजह से 26वीं आईनी तरमीम की गई, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी के केसेस वो तो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किए जाते, क्योंकि अदालतों में स्पेशली सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात, सियासी मुकदमात भरमार है उनकी। और आप अभी 2024 का पूरा साल अगर देखें तो बहुत बड़ी तादाद में सियासी और आइनी मुकदमात दायर किए गए और अदालतों में एक रश लगा रहा। मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात थे, लेकिन एक आम पाकिस्तानी का मतलब किसी का अगर कोई अपना लड़ाई झगड़े का मुकदमा है, किसी के ख़िलाफ़ कोई 302 का मुकदमा है या कि कोई और सिविल मैटर है, उन पे समाअत ही नहीं की जा रही थी, क्योंकि अदालत जो है वो इन मामलात में बिज़ी थी और इस हवाले से मुकदमात की समाअत की जाती है। और वैसे भी माशाल्लाह हमारे जो बाज़ जज साहिबान हैं वो इन चीज़ों को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं कि अगर हम सियासी मुकदमात की समाअत करेंगे तो वो फिर अपना टीवी चैनल पे बड़ी बड़ी ख़बरें चलेंगी, फट्टे वो 15 फट्टे बजना वो होगा और अखबारात में लीडें लगेंगी। तो इस वजह से भी एक आम पाकिस्तानी के मुकदमात जो हैं वो नज़रअंदाज होते हैं। अब चूँकि आइनी बेंच बनने हैं, आइनी बेंचों ने आइनी मामलात पर केसेस की समाअत करनी है और फिर दीगर जो सिविल मैटर्स हैं या ज़ाब्ता फ़ौजदारी के केसेस हैं या दीगर मामलात हैं उनके लिए दूसरी अदालतें जो हैं या बेंच जो हैं वो इन पर केसों पर समाअत करेंगी। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ यूट्यूबर्स बार बार ये तासुर पैदा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक बड़ा ग्रुप और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके बारे में ये दावा किया जाता है कि वो उस ग्रुप को लीड करते हैं और ये दावा किया जाता है कि जी वो 26वीं आइनी तरमीम का जुडिशल रिव्यू करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए इस मामले को जजेस कमेटी में उठाया जाएगा। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है जिसमें यहिया अफरीदी साहब हैं, जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं। और इस कमेटी के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस मामले को उठाया जाएगा और 2 जज साहिबान की तरफ से चीफ़ जस्टिस से ये मुतालबा किया जाएगा कि वो बतौर चीफ़ जस्टिस इन दरख्वास्तों को कमेटी के सामने लेके आएँ और कमेटी इन पर समाअत का फ़ैसला करे। अब आइनी तरामीम की मौजूदगी में कैसे इन दरख्वास्तों पर जो कि आइनी मामलात हैं उन पर समाअत की जा सकती है और कैसे जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो हैं वो आइन को तोड़कर या आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करके ये सारा कुछ करेंगे, क्योंकि अब तो आइन बड़ा क्लियर है। और अब अगर आइनी मामलात पे किसी भी किस्म की समाअत होनी है, कोई केस जो है जिसमें आइनी और कानूनी नुकात उठाए गए हैं, उस पर समाअत के लिए अलग बेंच बनेगा और वो बेंच कमेटी ने नहीं बनाना, वो बेंच जुडिशल कमीशन की तरफ से बनना है, क्योंकि जुडिशल कमीशन ने उसमें फ़ैसला करना है। तो अब कैसे ये होगा? लेकिन जो ख़बरें सामने आ रही हैं एक मखसूस यूट्यूबर्स के ग्रुप की तरफ से, और उस ग्रुप के बारे में ये आम तासुर है कि ये हम ख्याल जजेस के बहुत करीबी जो होते हैं ना, सहाफ़ी होते हैं, ज़ाहिर ताल्लुक़ होते हैं, तो ये उनमें शामिल है। तो अब ये ख़बरें सामने आने के बाद हुकूमत की तशवीश बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये ख़दशा तो मौजूद है कि किसी वक्त भी जो है वो जुडिशल एक जो अपना कू होता है वो हो सकता है और किसी वक्त भी हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि वाकई ही हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके दावे के मुताबिक हमारे 2 जज साहिबान जो कि कमेटी का हिस्सा हैं वो चीफ़ जस्टिस साहब को दबाव में लाकर किसी भी तरह से ये फ़ैसला कर लेते हैं कि जी आप एक बेंच बनाएं और उसमें इसको समाअत के लिए मुकर्रर करें, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के पास फिर कौन सी अथॉरिटी है कि वो
اسے چیلنج کرے گی اور کہاں پہ چیلنج کرے گی، تو یہ پھر ایک لڑائی جیسی اور جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور ویسے بھی حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ حکومت کے بعض وزراء کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر بات کی تھی، مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب، اسی طرح جناب عطا طارٹ صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ خدشات موجود ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں، بعض ججز کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے، کہ وہ کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ پورے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اب 26ویں آئینی ترمیم چونکہ نافذ العمل ہو چکی ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے بغیر تاخیر کے بلایا جانا چاہیے، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر کیا جائے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکے، اور تمام آئینی کیسز جو ہیں اس بینچ کے سامنے مقرر کیے جائیں تاکہ وہ اس کی سماعت کریں۔ لیکن اگر کہیں سے کسی قسم کا ایڈونچر کیا جاتا ہے، یا کہیں کی کسی بھی طرف سے جو ہے وہ ایسی کارروائی کی جاتی ہے کہ جو غیر قانونی ہو یا قانون کو توڑنے کے مترادف ہو، تو پھر حکومتی وزراء کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ آئین کو توڑنے کی سزا آئین میں آرٹیکل 6 کی صورت میں موجود ہے، اور آرٹیکل 6 کے تحت ایک کارروائی کی جا چکی ہے۔ پرویز مشرف صاحب انہوں نے جو ججز کے خلاف اقدام کیا تھا، جو انہوں نے 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کی تھی، اس پر سپریم کورٹ کے حکم پر میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے ایک خصوصی عدالت قائم کی تھی، اور اس خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا تھا اور انہیں سزا دی تھی۔ یعنی کہ ایک ایگزامپل تو موجود ہے، اور آرٹیکل 6 کے تحت ایک سابق آرمی چیف کو سزا دی گئی، اور سپریم کورٹ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ابھی یہ چند ماہ قبل سپریم کورٹ کی طرف سے اس سزا کو بحال رکھا گیا ہے۔ اور اب چونکہ اگر کسی جرنل کے خلاف یہ کارروائی ہو سکتی ہے، تو پھر اگر کوئی جج آئین کو معطل کرتا ہے یا آئین کو توڑتا ہے، تو پھر اس کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور حکومت ایسے اشارے دے رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ اب انہوں نے کسی صورت بھی یہ جو آئینی ترامیم ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کرنا، اور یہ جو عدالتی اصلاحات کی گئی ہیں ان پر مکمل طور پہ عمل درآمد کیا جائے گا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی نا، تو اس وقت بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اتفاق رائے کے ساتھ یہ ترامیم کی، اور ان ترامیم میں بھی عدالتی اصلاحات نافذ کی گئی تھی، اور ان ترامیم میں بھی ججز کی اپائنٹمنٹ میں پارلیمان کا ایک مضبوط کردار تھا۔ لیکن افتخار محمد چودھری صاحب نے جوڈیشل ریویو کیا، انہوں نے جوڈیشل آرڈر کے تحت پارلیمانی کمیٹی کو جو ہے وہ صرف ایک ربڑ سٹیمپ بنا کے رکھ دیا، ایون کہ جو قانون تھا اس کے مطابق پارلیمانی کمیٹی اگر 2/3 میجورٹی کے ساتھ کسی بھی نامزدگی کو مسترد کر دے تو وہ مسترد تصور ہوگی، لیکن افتخار محمد چودھری صاحب نے پارلیمانی کمیٹی کے متفقہ فیصلوں کو بھی ماننے سے انکار کیا تھا، اور انہوں نے اپنے فیصلے منوانے کے لیے جوڈیشل آرڈر جاری کر دیے، اور کہا جی چونکہ یہ عدالتی حکم ہے تو اس پر عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ اس وقت بھی جوڈیشل ریویو کے ذریعے اور جوڈیشل آرڈر کے ذریعے پارلیمان کی بالادستی کو چیلنج بھی کیا گیا، اور عدالتی اصلاحات کو غیر مؤثر بھی کیا گیا۔ لیکن آج پارلیمان اور پارلیمان میں موجود تمام پولیٹیکل فورسز ماں سوائے تحریک انصاف، وہ ساری کی ساری اس بات پہ متحد ہیں کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحفظ کے لیے ہر قسم کا اقدام کریں گی۔ اب ہر قسم کے اقدام میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ اب حکومت کی طرف سے جو واضح اشارے دیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے تو پھر طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور دوسری طرف ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے بڑے کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں، اور رابطے بھی کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس جاہیہ افریدی صاحب کی طرف سے حالیہ دنوں میں جو اقدامات کیے گئے ہیں، وہ جوڈیشری میں جو ایک اختلاف رائے تھا یا ایک ڈویژن جو نظر آ رہی تھی، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے منیب اختر صاحب کو کمیٹی میں شامل کر لیا،
जजिस कमेटी में। फिर उन्होंने ADR जो कमेटी है उसमें मंसूर अली शाह साहब को उसका चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। पहले भी चेयरमैन थे, फिर काजी साहब ने इनको चेंज करके याहिया अफरीदी साहब को उसका चेयरमैन बनाया था, तो अब उनको वापस जो है वो चेयरमैन बनाया है। और इसी तरह मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी होंगे, मुनीब अख्तर साहब भी होंगे, इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा भी होंगे। तो अभी तक तो याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अपने इक़दामात से ये एक तासुर देने की कोशिश की है कि वो अदलिया को मुत्तहिद रखना चाहते हैं और अदलिया में माजी में पाई जाने वाली जो एक दरार थी उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, क्योंकि वो तो ये जो कोशिशें कर रहे हैं खुशाइन बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या दूसरा ग्रुप भी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है? क्योंकि वहाँ से तो ख़बरें कुछ और तरह की आ रही हैं। वो तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है डिट्रैक्ट करने की धमकियाँ दे रहे हैं। और अगर 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से कोई जुडिशल रिव्यू होता है तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो कहाँ स्टैंड करेंगे, क्योंकि वो भी तो 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए ही चीफ़ जस्टिस बने हैं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो बहुत पेचीदा और गंभीर है, और इस नाजुक सूरत हाल में हुकूमत भी मामलात को बड़ी बारीकी के साथ देख रही है। इसीलिए आप देखें ना कि बड़ी तेज़ी के साथ दीगर जो इस्लाहात हैं वो लाई जा रही हैं, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला है, और इसी तरह दीगर जो तरामीम आनी है, मुख्तलिफ़ कवानीन आने हैं, उन पर भी तेज़ी से काम किया जा रहा है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी में जो प्रोसीजर्स में तब्दीलियाँ आनी हैं उस हवाले से भी काम किया जा रहा है। तो हुकूमत भी तेज़ी के साथ काम कर रही है, क्योंकि हुकूमत को भी इस बात का अदराक है कि जब तक आइनी बेंच कायम नहीं होगा ख़तरात इसी तरह मंडलाते रहेंगे। तो इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर जितनी जल्दी हो सके आइनी बेंच कायम कर दिए जाएं। अब देखें कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं जुडिशल कमीशन का इजलास कब बुलाते हैं, क्योंकि पार्लिमान की तरफ से नामजदगियाँ तो तकरीबन कंप्लीट की जा चुकी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी वापस आ चुके हैं। चूँकि चीफ़ जस्टिस साहब ने सीनियर प्यूनियर जज मंसूर अली शाह साहब से मुशावरत करनी थी, और उसके बारे में भी ये ख़बरें आई हैं कि मुशावरत जो है वो की गई है, और आज भी मुमकिना तौर पे सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ों की मुलाकात का इम्कान है। और हो सकता है कि आज किसी वक्त जुडिशल कमीशन बुलाने के हवाले से ख़बर सामने आ जाए, और जब तक ये ख़बर सामने नहीं आएगी तब तक ये जो ख़तरात हैं ये इसी तरह मंडराते रहेंगे। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।